देखिए, जब हम किसी भी हेरिटेज बिल्डिंग की बात करते हैं तो हमारे लिए 3 एस्पेक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ग्लोबली। आजकल हम ग्लोबली इन चीज़ों की बात करें, एक हिस्टोरिकल वैल्यू जिसको हम कहते हैं, दूसरा आर्किटेक्चरल वैल्यू, सोशियो कल्चरल वैल्यू, और आपका जो होता है ये मतलब कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। तो ये 3-4 एस्पेक्ट्स आपकी हेरिटेज बिल्डिंग को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये चारों एस्पेक्ट्स इस बिल्डिंग में हमको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहे थे। हिस्टोरिकली तो काफ़ी हम लोगों को पता ही है कि इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि डोगरा पीरियड में ये बना था। सो दिस इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट कॉलेज विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर आफ्टर SP कॉलेज, एंड इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी यूनिक है। आर्किटेक्चरली आप खुद ही अगर आप विज़िट करेंगे, एंड आई एनकरेज एवरीवन especially after this award to visit Amar Singh College and visit the campus. The campus is very lively. Visit the building and you know especially students of architecture, और आप लोग खुद देखें कि brick मोल्डिंग का एक बहुत ही यूनिक टाइपोलॉजी हमें श्रीनगर सिटी में ये मिलेगा। 1-2 और आपको बिल्डिंग्स में ये किस्म की टाइपोलॉजी मिलेगी, मगर दिस इज़ रियली सिंगुलर, और इस स्केल में इतना ज़्यादा काम इज़ कम्प्लीटली सिंगुलर। तो हम लोग पिछले कोई 12-13 साल से डेडिकेटेड हैं टू एवरीथिंग रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज। उसमें टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज आता है, इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज आता है, आर्ट्स आते हैं, क्राफ्ट्स आते हैं। मैं स्पेसिफ़िकली आर्किटेक्चरल हेरिटेज विंग के साथ एसोसिएटेड हूँ, और पिछले 12-13 जितना अरसा हो गया इंटैक्ट कश्मीर चैप्टर को 2004-5 में इस्टेब्लिश हुए कश्मीर में, उतना अरसा मुझे भी हो गया है यहाँ पे। तो मेरी फ़र्स्ट डिग्री इज़ इन आर्किटेक्चर, बट देन आई स्पेशलाइज्ड इन कंजर्वेशन आर्किटेक्ट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, और मेरा जो कोर्स था वो इन कंजंक्शन विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी था। सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट था वो ये था कि हमने सबसे पहले कल्चरल रिसोर्स मैपिंग जिसको कहते हैं, हमने श्रीनगर सिटी के अंदर कितना हेरिटेज स्टॉक है, वो चाहे एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेरिटेज बिल्डिंग हो या एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो या एक अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, हम सबकी एक हमने फहरिस्त, एक लिस्ट बना ली जो 850 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमको मिल गई। तो इस डेटाबेस से क्या हुआ, इस डेटाबेस से हमको एक फ़ायदा ये हो गया, हमको पता चला कि हमारे जो श्रीनगर सिटी के अंदर कितना हेरिटेज स्टॉक अवेलेबल है और वो किस कंडीशन में है। स्पेसिफ़िकली अमर सिंह कॉलेज, हम लोगों ने एक सीरीज़ ऑफ बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से एक प्रपोज़ल था कि उन्होंने जितने इम्पॉर्टेंट हेरिटेज बिल्डिंग्स जिनके अंदर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जो हैं उनका क्योंकि इतने सालों में काफ़ी मतलब लैक ऑफ मेंटेनेंस से या इनअप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस जैसे हम कहते हैं, कहीं पे गलत तरीके से रिपेयर्स वगैरह हो गए, जिससे जो क्या कहते हैं जो बिल्डिंग की आर्किटेक्चरल वैल्यू है वो ख़राब होती गई। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने ये डिसाइड किया कि ये 2-3 हमारे जो बहुत सिग्निफिकेंट कॉलेजेस हैं, एक अमर सिंह कॉलेज है, एक SP कॉलेज है और एक विमेंस कॉलेज है, इनको प्रोग्राम ऑफ कंजर्वेशन इनके लिए हम स्टार्ट करेंगे। अभी विमेंस कॉलेज और SP कॉलेज का तो प्रपोज़ल बना नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमर सिंह का प्रपोज़ल थ्रू हो गया। 1913 में अगर ये बिल्डिंग बनी है तो आज ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 100 साल से ऊपर ये बिल्डिंग है। तो इन 100 सालों में कितनी चेंजेस इसमें आई होंगी, कितना इसको लैक ऑफ केयर से और इनअप्रोप्रिएट रिपेयर मेथडोलॉजी से इसमें ख़राबी हो चुकी होगी। तो हमने पहले इसकी एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन एनालिसिस किया, फिर इसका आर्किटेक्चरल एनालिसिस किया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है इस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। और जिस किस्म की इसके बाहर आपको दिखता है, मतलब आर्किटेक्चरल डेकोरेशन, आर्किटेक्चरल ऑर्नामेंटेशन जो कि इस बिल्डिंग में की है, वो शायद ही आपको किसी और बिल्डिंग में मिले। अंदर से तो काफ़ी, बिकॉज इट्स एन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, तो अंदर से काफ़ी सिंपल है, एक्सेप्ट फॉर द 2 फॉयर्स जो नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में है। तो इसके बाद फिर हमने इसकी कंडीशन असेसमेंट की। ये 2013-14 की बात है। कंडीशन असेसमेंट में हमें ये पता चला कि अंदर का जो हाल है इसका बहुत ज़्यादा ख़राब है।
ऐसा हुआ था कि मतलब क्लासरूम्स को, ये बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे, तो इनको छोटी छोटी क्लासरूम्स बनाने के लिए क्या किया था, पुराने वक्तों में इन्होंने पार्टीशन वॉल्स बनाई थी। पार्टीशन वॉल्स ब्रिक की बनाई थी। उसकी वजह से ये हुआ था कि आधी विंडो, मतलब जैसे अगर एक कमरे में 4 विंडोज़ हैं तो वो 4 विंडो का आधा विंडो एक कमरे में जा रहा था, तो दूसरी विंडो दूसरे में जा रहा था। तो ये काफ़ी, मतलब जिसको कहते हैं हम, इंटेग्रिटी ऑफ द बिल्डिंग इन चीज़ों से ख़राब हो रही थी। जब हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन और कंडीशन असेसमेंट कर रहे थे तो फर्स्ट फ्लोर में हमें पता चला जी, जब हमने पार्टीशंस उठाई तो पीछे तो इसमें पेंटिंग्स निकली जो हाथ से की हुई हैं, वॉल्स के ऊपर हैं, जिनको हम वॉल म्यूरल्स कहते हैं या फ्रेस्कोस भी आप कह सकते हैं, वो अंदर से निकला। वो फर्स्ट फ्लोर में, ये जो पीछे वाली मेरा रूम आपको मेन बहुत बड़ा दिख रहा है, जिसका प्रेजेंटली इस वक्त हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, वो निकला। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये कंडीशन असेसमेंट करके हमने ये रिपोर्ट तैयार कर ली विद बजट एस्टिमेट कि भाई इस बिल्डिंग में ये ख़राबी है, हमको इतना पैसा चाहिए होगा इसको ठीक करने के लिए। अब ये हमारा जो प्रपोज़ल है ये चला गया गवर्नमेंट के पास, बट अनफॉर्चुनेटली 2014 सितंबर आया और फ्लड्स आ गए, और फ्लड्स के बाद सारा काम रुक गया। फ्लड के पानी ने इसको एडिशनली गंदा कर दिया था और बहुत ज़्यादा डैम्प कर दिया था बिल्डिंग को। तो वो सारी चीज़ें, एक एडिशनल बजट हमको में कंसिडर करना था कि भाई अब आपको बिल्डिंग की, अपार्ट फ्रॉम रिस्टोरिंग द बिल्डिंग, यू हैव टू आल्सो क्लीन द बिल्डिंग। तो वो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करके बजट एंटर किया, गवर्नमेंट को फिर से दिया, और मतलब कोई अक्टूबर नवंबर ऑफ 2017 alhamdulillah the financial proposal got approved by the government and we started working on it by say December January 2018. अप्रैल ऑनवर्ड्स थोड़ा वेदर ड्राई होने लगता है, बारिश और बर्फ़ कम होने लगती है। तो बारिश के टाइम पे हमने पहले असेसमेंट कर लिया ऊपर छत में कहाँ कहाँ लीकेज हो रही है, कौन कौन सा शीट हमको रिमूव करना। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द रूफ शीट दैट यू सी हैज़ बीन चेंज नाउ। तो वो बहुत लीकी थी, उस लीकिंग की वजह से ये हो रहा था कि वुडन ट्रस पे असर पड़ा था, नीचे की जो वुडन फ्लोरिंग थी उस पे असर पड़ रहा था। तो वो सारा लीक वगैरह हमने पहले एड्रेस कर दिया, कहाँ कहाँ से लीकेज पॉइंट्स है हमारे। फिर मार्च अप्रैल में हमने सारे पर्लिन्स वगैरह उठाए, रूफ शीट्स उठाए, वो सारा हमने छत का काम शुरू कर दिया और साथ साथ उसके इंटीरियर्स का भी काम कर रहे थे। क्रिटिकल पार्ट इस बिल्डिंग का ये था कि इसका जो डेकोरेटिव ब्रिक वर्क आप देख रहे हैं, बहुत हाईली ऑर्नामेंटल ब्रिक वर्क, ये बहुत ख़राब हो चुका था, बहुत इरोड हो चुका था, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्पॉलिंग कहते हैं। स्पॉलिंग बहुत लाइम की होगी थी, ब्रिक की होगी थी, क्योंकि इसने इतना पानी अब्जॉर्ब कर लिया था फ्लड का, और अब ड्राई होने के बाद बिल्डिंग ये चूरा हो रहा था जो ब्रिक था। और ये जो मोल्डेड ब्रिक होता है, जिसको हम टेक्निकली अगेन रबर्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड रबर ब्रिक्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट। तो उस टेक्निक को वापस हमने लाना था। तो जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, हमारे जो मेसन्स, एंड वन ऑफ आवर मेसन्स एक्सेप्शनली स्किल्ड एट दिस, उनको हमको वापस रीट्रेन करना था कि ये हमारा ब्रिक है, आज हमको ऐसा ब्रिक मिलेगा नहीं, इसका साइज़ डिफरेंट है, इसका टेक्सचर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है, मगर ये इसी ब्रिक को हमको आजकल की ब्रिक में द सेम काइंड ऑफ मोल्डिंग वी हैव टू रिक्रिएट। अब ये बात हुई कि हमारे पास ब्रिक तो अवेलेबल नहीं था, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो मैंने आपको पहले बात बताई कि जो अंदर की वॉल्स वगैरह इन्होंने एडिशनल बनाई हुई थी, पार्टीशन वॉल्स, उसमें काफ़ी सैल्वेज मटेरियल हमको मिला। ओके, तो वही ब्रिक हमने रीयूज़ की, क्योंकि उस ब्रिक की जो है ना डेंसिटी भी सेम थी, साइज़, टेक्सचर, एवरीथिंग वाज सेम एज द ऑर्नामेंटल ब्रिक दैट वाज यूज्ड इन द एक्सटर्नल बिल्डिंग। हर लेवल पे आप देखेंगे मोल्डिंग इज़ डिफरेंट, हर ब्रिक का अलग पैटर्न है इसमें। तो हर ब्रिक को उन्होंने इस साइज़ को वापस लाना था। तो कभी गलतियां करते थे तो उनको इनकरेज करना होता था कि नहीं, ये नहीं, दोबारा करते। तो मतलब मुझे लगता है 2 हफ्ते हमको इसी चीज़ में चले गए कि वी हैड टू परफेक्ट द मोल्डिंग ऑफ द ब्रिक्स।
फ्लोरिंग सारी चेंज करनी पड़ी हमको। फ्लोरिंग में काफ़ी गड्ढे आ गए हुए थे, बड़े बड़े मतलब सीमेंट कंक्रीट में खड्डे आ गए हुए थे, वो फर्नीचर उसके ऊपर बैठ नहीं रहा था, वो सारी हमने रिमूव की। एक अप्रोप्रिएट मटेरियल कोटा स्टोन में लगा, विच इज़ ऑल्सो अ हार्डी मटेरियल। लेवल्स यहाँ पे बहुत डिफरेंट थी, तो सारी लेवल्स हमको वापस रिस्टोर करनी पड़ी टू ओरिजिनल लेवल। एवरीबडी वांटेड, पार्ट ऑफ द द एडमिनिस्ट्रेशन वांटेड इट, वी वांटेड इट। इसकी जो प्लिंथ है वो धंस गई थी फिलिंग करने के बाद इसी मिट्टी के नीचे, तो उस प्लिंथ को हमको एक्सपोज करना था। तो उस प्लिंथ को एक्सपोज करने के लिए वी हैड टू टेक अ डिसीजन, हाउ डू वी डू इट। अब वी कांट अब सारा का सारा फिलिंग तो हम उठा नहीं सकते हैं कि हम प्लिंथ लेवल पे वापस जाएं। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि एक पेरीमीटर ड्रेन ऑल अराउंड द बिल्डिंग हम बना लें, जहाँ पे जो रेन वाटर है छत वत से जो उतर रहा है, एक तो वो भी ड्रेन आउट होके इनके मेन सम्प्स में चला जाए, और उससे आपकी जो बिल्डिंग का प्लिंथ है वो भी एक्सपोज हो जाए। उससे ये भी होता कि प्लिंथ अब पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। अगेन 1950-60s में इन्होंने ग्राउंड फ्लोर की सारी क्लासरूम्स को वो स्टेज्ड जो सीटिंग होती है ना, जो लेवल्स में होती है, टायर्ड सीटिंग जिसको कहते हैं, वो कर दी थी। उसकी वजह से जो ग्राउंड फ्लोर की विंडोज़ हैं वो सारी की सारी उन्हें आधी काट दी थी, और ऊपर सिर्फ वेंटिलेटर बचा था और नीचे की विंडो थी ही नहीं। तो वो देखने में बहुत ही गंदा लगता था, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग और आपकी बाहर से भी विंडो आधी है, आधी पे ब्रिक वर्क है, आधी विंडो कटी हुई है, आधी ऊपर वेंटिलेटर जैसे दिख रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अब ये जो टियर्ड क्लासरूम्स हैं अब इसका फैशन रहा ही नहीं है। उस वक्त जब अप्लाई किया, एक यूनेस्को की तरफ से एक अवार्ड्स हैं जिनको कहते हैं यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। एक वाहिद किस्म के ये अवार्ड्स हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन में बेस्ट प्रैक्टिसेस या गुड प्रैक्टिसेस इन कंजर्वेशन को मिलते हैं। काफ़ी कवेटेड अवार्ड्स हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं, काफ़ी लोग एंटर करते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस एंटर करते हैं इसमें। तो मतलब मैं एक लिहाज से कहूँगी काफ़ी कॉम्पिटिटिव अवार्ड्स होते हैं। तो इस बारी हमने इसका काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव डोजियर बनाया, वो भी यूनेस्को डोजियर मांगता है, तो डोजियर हमने भर के फिल इन कर दिया, मतलब दे दिया यूनेस्को के। एंड वी केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस, वी डिडंट नो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, रेस्ट वी लेफ्ट इट टू द यूनेस्को जूरी। तो काफ़ी लंबा था, मतलब जुलाई में कहीं जाके हमने ये डोजियर एंटर किया था, और दिसंबर में हम सोचे हमें वी गॉट द न्यूज़ के वी हैव बीन अवॉर्डेड द अवार्ड ऑफ मेरिट, विच इटसेल्फ इज़ अ बिग क्या कहते हैं रिकग्निशन ये। लेकिन ये दिस इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग फीट, क्योंकि कोई अबाउट 48 एंट्रीज़ गई थी इंटरनेशनल लेवल से, सारे एशिया पैसिफिक रीजन में, आपका चाइना से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये सारे रीजन्स आपके एंटर करते हैं। तो इसमें से मतलब सिर्फ 7 प्रोजेक्ट्स को अवार्ड मिलना काफ़ी बड़ी बात है। इन जनरल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वंस अगेन आई जस्ट वांट टू थैंक माय क्राफ्ट्समैन, माय आर्टिजन एंड माय टीम। उनके बगैर तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट गिव देम एनकरेजमेंट, और उनको हम ये कह सकते हैं भाई लीप ऑफ फेथ ले लो, कर लो, बट करने वाले तो वो लोग होते हैं। तो दिस अवार्ड एक्चुअली मीन्स अ लॉट फॉर देम एंड फॉर अस एज अ होल।